गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये हम लोगों का सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर 5वां लेक्चर है और इसके अंदर हम लोग अपने उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने पार्ट 4 को छोड़ा था। और पार्ट 4 को जब मैंने छोड़ा था तो मैंने वहाँ पे आपको एक चीज़ बताई थी। क्या बताई थी? मैंने बताया था कि आपके पास अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये जहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी जो परपेंडिकुलर वाला वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स से अगर आप हाइपोटेन्यूस के ऊपर कोई परपेंडिकुलर खींचते हो और उसे डी नाम देते हो तो आपको ABC, ABD और BDC ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर मिलेंगे। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं इन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये बोला क्या है। मैंने एक ट्रायंगल लिया आपके सामने, ध्यान से समझिएगा, और इसको 90 कर दिया, इसको 90 कर दिया, ये A दे दिया, ये B दे दिया, ये C दे दिया और ये D दे दिया। ठीक है, अब मैं आपके सामने जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि मेरा ये एंगल थीटा है, कोई भी एंगल थीटा है, आपको मालूम नहीं है, ये एंगल मेरा 90 है, तो जाहिर सी बात है BDC में अगर ये टोटल ट्रायंगल का BDC के टोटल ट्रायंगल का सम कितना होगा? 180। तो अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे मालूम है अगर ये टोटल 90 है और ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा। और अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए इसी ट्रायंगल को मैं थोड़ा बड़ा करके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ ये ट्रायंगल दिया है ABCD। ठीक है, अब देखिए आप, अगर मान लीजिए मैं इस एंगल को थीटा लेता हूँ तो ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। और अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ, आप देखिए ट्रायंगल ABC को। ABC में मेरे पास A की वैल्यू कितनी है? थीटा। B की वैल्यू कितनी है? 90। और C की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूँ ABD की तरफ। A कितना है? थीटा। B कितना है? 90 माइनस थीटा। और D कितना है? 90। ठीक है, अब मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूँ BDC की तरफ। BDC में मेरे पास B कितना है? थीटा। D कितना है? 90। और C कितना है? 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे तीनों एंगल थीटा, 90, 90 माइनस थीटा हर में आ रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत इस चीज़ में? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि मेरा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अब हम इन्हें लिखेंगे कैसे? इन्हें हम लिखेंगे कैसे? तो उसके लिए देखिए, मान लीजिए मुझे ये ट्रायंगल दिया था ABCD। ठीक है, मैं सबसे पहले ABC लेता हूँ और मुझे मालूम है ABC में मेरा B 90 है और BDC में मेरा कौन सा 90 है? D। तो मैंने B की जगह पे क्या लिख दिया? D। आगे आइए, ABC में मेरा C जो है वो है DCB
और बी डी सी में भी मेरा सी जो है वो एंगल सी ही है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका कॉमन। तो बाकी बचा क्या, बी। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। अब आइए आप फिर से ए बी सी और ए बी डी की तरफ अब हम चलते हैं। ध्यान से समझिएगा, ए बी डी की तरफ अब हम चल रहे हैं और हमारे पास ए बी सी ये रहा, ठीक है। ए बी डी में मेरा एंगल डी 90 है और ए बी सी में मेरा बी 90 है, तो मैंने बी की जगह पे क्या लिख दिया, डी। कोई दिक्कत। एंगल ए मेरा एंगल ए से कॉमन है, तो ए बी डी में जो एंगल है ए है वही ए बी सी में एंगल ए है। अब आइए आप बचे वाले उस पे, तो बचा वाला यहाँ पे क्या हो गया, बी। इसका मतलब आपके ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। कोई दिक्कत। तो आपको पता चल गया कि ए बी सी, बी डी सी और ए डी बी ये आपके सिमिलर होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। आइए अब हम इस चीज़ को और अच्छे से देखते हैं। ए बी सी डी, मैं पहले एक ही लेता हूँ। मैंने लिया ए बी सी इज सिमिलर टू बी डी सी। ये हमने प्रूफ कर दिया है पीछे, आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे है, ठीक है। अब आइए आप ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ए बी की वैल्यू यहाँ से लूँगा तो मुझे नीचे से क्या लेनी होगी, बी डी। अगर मैं बी सी लूँगा तो मुझे क्या लेना होगा, डी सी, ठीक है। और अगर मैं ए सी लूँगा तो मुझे क्या लेना होगा, बी सी। कोई दिक्कत। ए बी लिया तो बी डी हो गया, बी सी लिया तो डी सी हो गया और ए सी लिया तो बी सी हो गया। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक। ठीक है। तो यहाँ से आपकी एक कंडीशन आती है, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, ठीक है। इसका मतलब इसका स्क्वायर आपका ये जो हाइपोटेन्यूस है उसमें सी डी और सी ए के बराबर है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक। आपको देखना है कि मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है और उसी तरीके से आपको आंसर निकालना है। एक बार फिर से समझिए, मैं इसी क्वेश्चन को अब ए बी डी की तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। ए बी सी डी। अब मैंने फिर ए बी सी लिया और मुझे ए बी डी के सिमिलर प्रूफ करना है, तो ए और ए मेरा सिमिलर है, बी मेरा 90 डिग्री है, यहाँ पे मेरा बी 90 डिग्री ये है, तो ये हो गया मेरा ए डी बी। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से ए बी लूँगा तो वहाँ से मुझे क्या लेना होगा, ए डी। और अगर मैं यहाँ से ए बी लूँगा तो वहाँ से मुझे क्या लेना होगा, ए सी। तो आपके ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए डी इंटू ए सी। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक। तो मैंने अभी तक जो दो कंडीशन आपको प्रूफ करके दिखाई वो मैंने क्या दिखाई, देखिए समझिए इसको अच्छे से। अगर आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो सबसे पहले तो आपका ए बी सी इज सिमिलर टू ए डी बी इज सिमिलर टू बी डी सी होगा। और कैसे होगा यही चीज़ हम अभी पीछे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमने ये देखा कि ए बी स्क्वायर की लेंथ जो है वो आपके ए डी इंटू ए सी के बराबर होती है। और हमने ये देखा कि बी सी स्क्वायर की लेंथ जो है वो सी डी इंटू ए सी के बराबर होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। पहले वाले को प्रूफ करने के लिए मैंने इन दोनों ट्रायंगल के प्रोपोर्शनल का सहारा लिया, ए बी सी और ए डी बी को सिमिलर प्रूफ किया और इनसे मैंने ये वाली वैल्यू निकाल ली। दूसरे वाले को प्रूफ करने के लिए मैंने ए बी सी और बी डी सी का सहारा लिया
और उससे मैंने BC स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू AC निकाल लिया। तो आपके सामने जो चीज़ आई, देखिए क्या आई। ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और इसमें यहाँ पे आपने ये गिराया ABCD। आपको AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल रही थी? जब भी ऐसे डायग्राम आए तो AD इंटू AC। BC स्क्वायर की लेंथ कितनी मिल रही थी? CD इंटू AC। और आपको पता चल रहा होगा BC लेंथ मेरी ये है, C पॉइंट ये रहा, C से D की दूरी और C से A की दूरी। AB स्क्वायर में A पॉइंट ये रहा, A से D की दूरी और A से C की दूरी। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे AC कॉमन निकलेगा और अंदर आपको क्या मिल जाएगा? AD प्लस CD। ठीक है। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मालूम है मुझे क्या मिलेगा। मुझे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AD प्लस CD की वैल्यू कितनी है? AD और CD को जोड़ेंगे तो AC आ जाएगा। ये रहा आपका AC स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना के फॉर्म में भी आ सकता है कि प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है और ये कैसे प्रूव होगी? जब आप सिमिलर ट्रायंगल का सहारा लेंगे। ठीक है। तो आपने अभी तक ये सीखा कि कभी भी अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल में दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल इसके 90 से अगर हम हाइपोटेन्यूस पे कोई परपेंडिकुलर गिरा दें तो हमें ABC जो है वो सिमिलर मिलेगा ADB के और BDC के। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ADB जो है वो भी आपका BDC के सिमिलर है। ठीक है। ADB भी आपका BDC के सिमिलर है, मतलब ये वाला ट्रायंगल भी इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। और कैसे है वो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो ADB और BDC अगर मेरा सिमिलर है तो इससे क्या निकलेगा ज़रा देखते हैं हम लोग। अगर मेरा ADB BDC के सिमिलर है तो हमें मिल गया, अगर मैं यहाँ से AD लेता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या लेना होगा? BD। अगर मैं यहाँ से BD लेता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या लेना होगा? DC। तो आपको मिल गया BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू DC। और ये भी आपको प्रूव करने के लिए आता है। ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस टाइप से आएगा। आपको ये एक ट्रायंगल दे दिया, A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया, D दे दिया। और देखिए आपको क्या क्या प्रूफ करने को आएगा। पहला बोलेगा ABC को प्रूफ करो ABD के सिमिलर। दूसरा बोलेगा ABC को प्रूफ करो BDC के सिमिलर। और तीसरा बोलेगा ABD को प्रूफ करो BDC के सिमिलर। जब ये तीनों आपको वो प्रूफ करा लेगा तो दूसरे वाले से पहले वाले से जो निकला है उसका प्रोपोर्शनल रेशियो, उससे वो आपको प्रूफ कराएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC। दूसरे वाले से आपको जब जो दूसरा निकला है उससे आपको प्रोपोर्शनल कराएगा वो, तो निकलवाएगा आपसे वो BC स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू AC। और जो तीसरा वाला है उसका प्रोपोर्शनल जब वो आपको कराएगा तो वो आपसे निकलवाएगा BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू DC। और आपने ये सारी चीज़ें समझ ली कि कैसे निकलता है। करना क्या था हमें? 190 दिया हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अपने मन से यहाँ पे एक थीटा लगा दिया। जैसे ही ये थीटा लगाया तो ये हो गया मेरा 90 माइनस थीटा, ये हो गया मेरा थीटा और ये हो गया मेरा 90 माइनस थीटा। अब मैंने देखा मेरे तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 है, तो उन्हें मैंने जैसे जैसे एंगल है वैसे सेट कर दिया और उसके बाद उनके प्रोपोर्शनल रेशियो मैंने निकाल लिए। तो यही आपका क्वेश्चन था और यही मुझे बताना था। आइए अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको कोई एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और इसमें D और E आपको मिड पॉइंट दिए हुए हैं। D और E आपको क्या दिए हुए हैं? मिड पॉइंट दिए हुए हैं।
डी और ई आपके मिड पॉइंट है और इन मिड पॉइंट को आप जोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा आपको इसने ये भी कहा है कि आपका ये वाला भी मिड पॉइंट है, मतलब तीनों आपके मिड पॉइंट हैं, डी, ई और एफ, और इन तीनों मिड पॉइंट को आपने जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए उसकी करामात, वो आपसे क्या क्या पूछेगा। सबको आपने जोड़ दिया, अब वो आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले तो वो आपसे देखिए इस चीज़ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है। मैं आपको सबसे पहले इस वाले डायग्राम में जहाँ पे भी मिड पॉइंट दिया हो तो उसका मतलब क्या है। हमें मालूम है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो मिड पॉइंट होते हैं तो दोनों रेशियो 1:1 हो गई। अगर ये दोनों रेशियो 1 है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाती है। तो इसका मतलब आपकी DE लाइन BC के पैरेलल है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही कहती है हमारी कि अगर D पॉइंट AD और DB को सेम रेशियो में बांट रहा है और E पॉइंट AE और EC रेशियो को सेम रेशियो में बांट रहा है तो इसका मतलब DE आपका BC के पैरेलल होगा। इसी तरीके से आपका EF AB के पैरेलल होगा और इसी तरीके से आपका DF AC के पैरेलल होगा। एक तो आपको ये प्रूफ करा दिया वो, ठीक है। अब जब DE BC के पैरेलल है तो इसका मतलब DE BF के भी पैरेलल होगा। अगर EF AB के पैरेलल है तो इसका मतलब EF BD के भी पैरेलल होगा। तो हमें ये पता चल गया कि BDEF एक पैरेललोग्राम है। BDEF एक क्या है? पैरेललोग्राम है। कोई दिक्कत? इतनी चीज़ आपको अगर जानकारी हो गई कि BDEF भी एक पैरेललोग्राम है तो आपको कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं आपको क्या बताता हूँ। तो हमने ये देखा कि अगर एक ट्रायंगल में तीनों मिड पॉइंट को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें DE BC के पैरेलल, DF AC के पैरेलल और EF AB के पैरेलल मिलता है। इसके साथ साथ हमें BDEF FDEC, ठीक है, BDEF FDEC और ADFE ये तीनों हमें पैरेललोग्राम मिलते हैं क्योंकि इनकी आमने सामने वाली साइड पैरेलल है। तो इनमें से कोई भी चीज़ वो आपसे पूछ सकता है। आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल क्या मतलब है इसका। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? अगर यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई तो आपको अब ये समझ में आना चाहिए कि वो आपसे क्या पूछेगा। देखिए अब आते हैं हम लोग क्या क्या वो पूछ सकता है। A B C D E F, ठीक है। मुझे मालूम है कि मेरी DE लाइन BC के पैरेलल है तो इसका मतलब अगर ये एंगल मेरा 1 है तो ये एंगल भी मेरा 1 होगा। ये एंगल मेरा 2 है तो ये एंगल भी मेरा 2 होगा। पैरेलल लाइन है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको पता चल गई, अगर इतनी चीज़ आपको पता चल गई, अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा। हमें DE इसके पैरेलल मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें सारी जानकारी हो गई। अब देखिए हमारा AD DB के बराबर है और AE EC के बराबर है और BF FC के बराबर है, ठीक है। जिससे हमने BDFE FDEC और ADFE को पैरेललोग्राम साबित किया था, ठीक है। तो अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ ट्रायंगल ABC की तरफ, ठीक है, और BDF की तरफ। दूसरा ध्यान मैं आपका ले जाना चाह रहा हूँ FEC की तरफ और तीसरा ध्यान मैं आपका ले जाना चाह रहा हूँ ADE की तरफ और लास्ट में हम ले जाएंगे जो ध्यान अपना वो DEF की तरफ। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है वो इसके भी सिमिलर है, इसके भी सिमिलर है, इसके भी सिमिलर है और इसके भी सिमिलर है। ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए सबसे पहले हम BDF की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा।
ए बी सी में मेरा एंगल ए है जो मेरा BDF में किसके बराबर है मुझे पता नहीं, ठीक है। ABC में जो मेरा एंगल B है वो BDF में एंगल B के बराबर ही है, तो इसका मतलब मैंने B की जगह पे क्या लिख दिया, B, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा। हमने प्रूफ किया था कि DF लाइन AC के पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो मिड पॉइंट से हमारा ये पैरेलल है, तो इसका मतलब जो एंगल यहाँ पे रहेगा वही एंगल आपका ये वाला होगा। तो इसका मतलब एंगल D किसके बराबर है, एंगल A के बराबर। अब आपका क्या बच गया, DBF। तो आपने पहला वाला जो था उसको प्रूव कर दिया BDF वाले को कि ABC आपका किसके सिमिलर है, DBF के सिमिलर। आइए अब ADE की तरफ ध्यान से समझिएगा। एंगल A ADE में भी एंगल A वही है और ABC में भी एंगल A वही है, तो A को मैंने एक ही जगह पे लिख दिया। अब आइए आप B की तरफ। एंगल ABC में जो मेरा एंगल B है वो ADE में एंगल D के बराबर है, क्योंकि दोनों एंगल 1 है, तो इसका मतलब जो मेरा B होगा वो किसके बराबर होगा, D के बराबर। एंगल C जो है वो मेरा एंगल E के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो गया, ADE के बराबर। कोई दिक्कत? तो आपने किससे प्रूफ कर दिया, ADE को भी आपने प्रूफ कर दिया। अब आइए आप FEC की तरफ। FEC की तरफ एंगल C ABC में भी है और FEC में भी है, तो C की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, C। कोई दिक्कत? अब आइए आप, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी EF लाइन AD के पैरेलल है, EF लाइन AB के पैरेलल है, सॉरी। और अगर EF लाइन मेरी AB के पैरेलल है तो इसका मतलब मेरा ये जो एंगल E होगा ये मेरे एंगल A के बराबर होगा, तो A की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, E। बचा क्या मेरा, F। तो आप देख रहे हैं कि ABC आपका DBF के सिमिलर आया, ADE के सिमिलर आया और EFC के सिमिलर आया। तो हमने अभी तक कौन कौन से ट्रायंगल प्रूफ कर दिए, देखिए। हमने एक ये वाला ट्रायंगल प्रूफ कर दिया, सॉरी ये वाला ट्रायंगल प्रूफ कर दिया, ये वाला ट्रायंगल प्रूफ कर दिया और ये वाला ट्रायंगल प्रूफ कर दिया। किसके रिस्पेक्ट में, बड़े वाले ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, ABC के रिस्पेक्ट में। अब हमारे पास बचा है DEF। आइए अब हम DEF की तरफ देखते हैं क्या है इसका हिसाब किताब। ये हमारा ट्रायंगल है ABCDEF, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है कि ABC जो है वो DEF के सिमिलर है कि नहीं, ठीक है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा। हमने सबसे पहले प्रूफ किया था ADFE हमारा एक पैरेललोग्राम है, ADFE हमारा एक पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब एंगल A किसके बराबर है, एंगल F के बराबर। तो A की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, F। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए अब आगे। हमने प्रूफ किया था कि BDFE भी एक पैरेललोग्राम है, और BDFE अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल B किसके बराबर है, एंगल E के बराबर। एंगल B किसके बराबर है, एंगल E के बराबर, ठीक है। बचा क्या, FE के बाद D बचा, तो इसका मतलब आपका ABC जो है वो सिमिलर है किसके, FED के, ना कि DEF के। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो आपने समझ लिया कि कभी भी हमें अगर कोई ट्रायंगल दिया जाए और उसकी तीनों मिड पॉइंट जोड़ी जाए तो हमसे जो पूछा जा सकता है वो क्या क्या पूछा जा सकता है। प्रूफ करो कि BDEF एक पैरेललोग्राम है, प्रूफ करो कि DEFC एक पैरेललोग्राम है, प्रूफ करो कि ADFE एक पैरेललोग्राम है।
इसके अलावा वो आपसे ये पूछ सकता है कि प्रूफ करो कि ए बी सी जो है वो बी डी एफ के सिमिलर है, प्रूफ करो कि वो एफ ई सी के सिमिलर है, प्रूफ करो कि वो ए डी ई के सिमिलर है, और प्रूफ करो कि वो डी ई एफ के सिमिलर है। और मैंने सारी चीज़ें आपको अभी प्रूफ करके दिखा दी। कोई दिक्कत? मिड पॉइंट थ्योरम आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जब हमने शुरुआत करी थी इस चैप्टर की तो उसमें हमने सबसे पहली चीज़ जो पढ़ी थी वो यही पढ़ी थी कि अगर मेरे ए डी अपॉन डी बी का वैल्यू ए ई अपॉन ई सी के बराबर आ गया तो मेरी डी ई लाइन बी सी के पैरेलल होगी। यही हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। और मैं उसी चीज़ का इस्तेमाल करके हमने तीनों जगह से 3-3 पैरेललोग्राम निकाल लिए, और पैरेललोग्राम की मदद से हमें डी ई इक्वल टू बी एफ मिल गया, एफ ई इक्वल टू बी डी मिल गया, और डी ई इक्वल टू एफ सी मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको किसी चीज़ में? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। क्वेश्चन आपसे देखिए एक ये भी पूछ सकता है, वो ध्यान से समझिएगा। आपको एक ट्रायंगल दिया, इस ट्रायंगल के अंदर एक लाइन खींच दी, और यहाँ पे एक लाइन खींच दी, यहाँ पे एक लाइन खींच दी। इसको डी नाम दे दिया, इसको ई नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, और इसको सी नाम दे दिया। और आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए बी ई जो है वो ए सी डी के कॉन्गुरेंट है। ए बी ई आपका ए सी डी के कॉन्गुरेंट है, और आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि ए डी ई जो है वो मेरा ए बी सी के सिमिलर है। ठीक है, ए डी ई जो है वो मेरा ए बी सी के सिमिलर है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? अब देखिए आप, अगर मेरी ये कॉन्गुरेंट दिया है तो कॉन्गुरेंट में हमेशा इक्वलिटी होती है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी ए सी के बराबर है। ठीक है, ए बी आपका ए सी के बराबर है। ठीक है, और ए ई आपका ए डी के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ हम कह सकते हैं अगर ये चीज़ कॉन्गुरेंट दी हुई है। अब आप मुझे बताइए, अगर ए बी ए सी के बराबर है और ए डी ए ई के बराबर है, तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि ए बी अपॉन ए डी की वैल्यू वही होगी जो ए सी अपॉन ए ई की होगी? क्योंकि ए बी और ए सी मेरा बराबर है और ए डी और ए ई भी बराबर है, तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि ए बी अपॉन ए डी की वैल्यू भी वही होगी जो ए सी अपॉन ए ई की होगी। ठीक है, अगर ए बी अपॉन ए डी की वैल्यू भी वही है और ए सी अपॉन ए ई की वैल्यू भी वही है, और हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी हमारा सिमिलर है, तो देखिए आपके पास क्या आया। अगर ये मेरा ट्रायंगल है और ए डी ई बी सी मुझे दिया हुआ है, तो ए डी अपॉन ए ई की वैल्यू आपके ए बी अपॉन ए सी के बराबर है। हाँ बराबर है, क्योंकि हमें मालूम है ए डी ए ई के बराबर है, तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और ए बी अपॉन ए सी की भी वैल्यू वही आएगी। कोई दिक्कत आपको? और हमें ये भी मालूम है कि ट्रायंगल ए डी ई में एंगल ए मेरा ये है और ए बी सी में भी मेरा एंगल यही है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए मेरे को कॉमन मिल गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी। चाहे तो आप ट्राई करके देखिए। एंगल ए के बराबर, एंगल डी आपका एंगल बी के बराबर, और एंगल ई आपका एंगल सी के बराबर, ये आपको मिला। और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ से ए डी लेंगे तो यहाँ से ए बी लेना होगा। देखिए ए डी अपॉन ए बी, यहाँ से आपने ए ई लिया तो यहाँ से आपको क्या लेना होगा? ए सी। तो आपको ये जो मैंने चीज़ बताई अभी, ये जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई ये वाली, ये क्या है ये? तो आप बोलोगे यहाँ पे, आपको बोलना है यहाँ पे कि सर आपने क्या किया, आपने एक ट्रायंगल खींचा ए बी सी
डी ई। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था ए बी ई इज कॉन्गुरेंट टू ए सी डी। अगर ये कॉन्गुरेंट है तो हमें मालूम है कि ए बी की वैल्यू ए सी के बराबर होगी और ए ई की वैल्यू ए डी के बराबर होगी, क्योंकि कॉन्गुरेंट दिया हुआ है, इसीलिए कॉन्गुरेंट में हम इक्वल लेते हैं। अब जब ये हमारा इक्वल हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ए डी अपॉन ए बी की वैल्यू वही आएगी जो हमारे ए ई अपॉन ए सी की वैल्यू आएगी। और इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे जो लगाना था वो लगाना था एस ए एस सिमिलरिटी मैंने यहाँ लगाई। और मैंने आपको, जब आप मेरे लेक्चर देख रहे होंगे तो मैंने उसमें आपको बताया था, जब भी आपके पास ऐसे ट्रायंगल आते हैं जिसमें डी ई आपको बी सी के पैरेलल मिल जाए, डी ई बी सी के पैरेलल मिल जाए, तो इसका मतलब आपका यही हुआ कि ए डी अपॉन ए बी की वैल्यू आपके ए ई अपॉन ए सी के बराबर होगी। और ये चीज़ आपकी कॉन्गुरेंट के कारण, बराबर के कारण इनका रेशियो बराबर आ गया। दूसरा, एंगल ए मेरा दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब एस ए एस, मैंने क्या लगाया यहाँ पे, एस ए एस कैसे, देखिए ए डी आपका एस हो गया और ए बी आपका एस हो गया, ए ई आपका एस हो गया और ए सी आपका एस हो गया। तो एस एस हमारा प्रोपोर्शनल हो गया क्योंकि सिमिलरिटी की बात हो रही है, और एंगल ए बीच का कॉमन है दोनों का। तो इसका मतलब आपका ए डी ई हमेशा सिमिलर होता है किसके, ए बी सी के। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। तो कॉन्गुरेंट जो था उसको मैंने डिवाइड करके उसका रेशियो सेम दिखाया, और रेशियो सेम होने के कारण हमने ये देखा क्योंकि इनका एक एंगल भी कॉमन है, तो दोनों रेशियो सेम हो गई आमने सामने वाली साइड, और उनका एंगल सेम होने के कारण यहाँ पे एस ए एस सिमिलरिटी लग गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए एक क्वेश्चन ये देखिए, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और इसके अंदर कुछ ये दे रखा है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। ठीक है, ये आपको दे रखा है और आपको AC की लेंथ, टोटल AC की लेंथ आपको 40 दे रखी है। ठीक है, AC की लेंथ टोटल आपको 40 दे रखी है। सेंटीमीटर में हो तो सारा सेंटीमीटर में होना चाहिए और मीटर में हो तो सारा मीटर में होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। तो AC अगर 40 बोला है तो मान लीजिए 40 सेंटीमीटर आपको दिया है। ठीक है, AB की लेंथ आपको 10 दे रखी है। ठीक है, और BD की लेंथ आपको 5 दे रखी है, और आपसे बोल रहा है बाकी बची हुई लेंथ जितनी भी हैं, चाहे AD हो चाहे BC हो, ठीक है, सारी चीज़ें आप निकालिए। तो हम क्वेश्चन में देखें तो AC की लेंथ हमें 40 दे रखी है। ठीक है, 40। ठीक है, AB की लेंथ हमें 10 दे रखी है और BD की लेंथ हमें 5 दे रखी है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो आइए अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए पॉज करके, और आइए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये 5, ये 10 और ये 40, और यहाँ पे A, B, C और D दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको AD की लेंथ निकाल के दिखाता हूँ, आप खुद समझिएगा। हमें मालूम है इस टाइप की जो चीज़ें थी उसमें हमें वो चीज़ याद थी, क्या थी, ABC इज सिमिलर टू ADB और BDC। ठीक है, तो हमें AD की लेंथ निकालनी है, AD यहाँ पे है, AB की लेंथ हमें पता है यहाँ पे है, BD की लेंथ हमें पता है यहाँ पे भी है BD, तो हमारा AD का लेंथ यहाँ से निकल सकता है। आइए अब हम देखते हैं, अगर मैं इन दोनों को पकड़ूंगा
तो ए बी अपॉन ए डी हमें क्या मिल जाएगा, बी सी अपॉन बी डी, और हमें क्या मिल जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, कुछ ये मिलेगा। अगर मैं ए बी डी को पकड़ूं और ए बी सी को पकड़ूं तो मुझे कुछ ये मिल जाएगा। अब देखिए आप, ए बी की लेंथ आपको कितनी दे रखी है, ए बी की लेंथ आपको दे रखी है 40, ठीक है। और आइए हम इस चीज़ को ऊपर की तरफ करते हैं, आप समझिएगा। ए बी की लेंथ आपको 40 दे रखी है, ठीक है। ए डी की लेंथ आपको निकालनी है, मान लीजिए मैंने उसको x ले लिया। बी सी की लेंथ हमें नहीं दी, बी डी की लेंथ हमें 5 दे रखी है, तो मैं यहाँ पे बी सी लिख देता हूँ जो मुझे पता नहीं है, और 5 लिख देता हूँ, इक्वल टू ए सी की लेंथ हमें 40 दे रखी है, ए सी की लेंथ हमें 40 दे रखी है, और ए बी की लेंथ हमें 10 दे रखी है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं अगर ये तीनों चीज़ इक्वल है, मैं पहली वाली चीज़ गलत लिख दिया हूँ, ए बी की लेंथ हमें 10 दे रखी है, तो ये होगा आपका 10, ठीक है, ये होगा आपका 10। तो आपके पास जो चीज़ आई, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये 5 दिया है, ये 10 दिया है, और ये 40 दिया है, और हमें ये वाले x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने जो चीज़ सीखी थी वो चीज़ हम लिख देंगे कि ए बी सी इज सिमिलर टू ए बी डी ए डी बी, ठीक है। अब हमने देखा कि ए बी की लेंथ हमें 10 दे रखी है, तो यहाँ से हमने ले लिया 10, तो ए डी की लेंथ हमें निकालनी है, x ले लिया। उसके बाद मैं ए सी लेता हूँ, ए सी की लेंथ मुझे कितनी दे रखी है, 40, तो यहाँ से मुझे क्या लेना होगा, ए बी की लेंथ मुझे कितनी दे रखी है, 10। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 4x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ गई 10/4, और 10/4 को आप थोड़ा सा छोटा करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, x की वैल्यू आ गई 2.5। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए इसी क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ये आपको 5 दे रखा है, ये आपको 10 दे रखा है, और ये आपको 40 दे रखा है। इस बार आपसे पूछ रहा है x, इसकी वैल्यू निकालो। हम नाम दे देते हैं a b c d, ठीक है। ये हमें परपेंडिकुलर दिया है। अब क्योंकि x मेरा इस बार बी डी सी ट्रायंगल में आ रहा है, तो मैं ए बी सी को किसके सिमिलर प्रूफ कर दिया, बी डी सी के, जो मुझे मैं पीछे प्रूफ करता हुआ आ रहा हूँ। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से ए बी की लेंथ 10 लेता हूँ तो वहाँ से मुझे बी डी की लेंथ लेनी होगी जो मुझे 5 दी हुई है। अब अगर मैं यहाँ से बी सी लेता हूँ तो वहाँ से मुझे सी डी लेना होगा जो मुझे दिया नहीं है। अब अगर मैं यहाँ से ए सी लेता हूँ तो ए सी की लेंथ मुझे 40 दे रखी है, तो यहाँ से मुझे क्या लेना होगा, बी सी, और बी सी की लेंथ क्या है, x। कोई दिक्कत? तो हम देख रहे हैं हमें इस वाली चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हीं दोनों से अपना काम कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2x इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। इसका मतलब बी सी की लेंथ कितनी है, 20। कोई दिक्कत आपको? अब अगर आपकी, मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर आपकी x की वैल्यू 20 आ गई तो आप यहाँ पे 20 लिख दीजिए। आपको ये 5 पता ही है, तो मेरे ख्याल से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप 5 और 20 की मदद से ये निकाल सकते हैं। कैसे? 20 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, DC की लेंथ आपकी आ जाएगी। तो हमें 2-3 चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि क्या राइट एंगल ट्रायंगल है और कैसे चीज़ों को करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसा है। तभी भी मैं आपकी सहूलियत के लिए एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूँ। अब मैंने थोड़ा सा इस टाइप का दिखा दिया और A B C D आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ वैसे ही है हमारी, तो हमें मालूम है कि हमारा ABC जो है वो किसके सिमिलर होगा।
अगर मैं ए बी डी ट्रायंगल की बात करूं तो ए और ए मेरा कॉमन, ए बी सी में मेरा बी 90 डिग्री है, ए डी बी में डी 90 डिग्री है, और बाकी बच गया क्या मेरे पास, ए डी बी, और दूसरा मेरे पास क्या है, बी डी सी। ये भी इसी तरीके से निकलेगा। अब इसमें भी वो आपको ये लेंथ 40 दे दिया, ये लेंथ 5 दे दिया, और ये लेंथ 10 दे दिया, और आपसे पूछ रहा है इस वाले x की वैल्यू निकालो। अब मुझे मालूम है ये ट्रायंगल है मेरा ए डी बी जिसमें x पूछ रहा है, तो मैं ए डी बी वाले ट्रायंगल को ए बी सी के साथ सिमिलर कर दूंगा। अब देखिए आप, यहाँ से अगर मैं ए बी लूँगा तो ए बी की वैल्यू कितनी है, x, तो यहाँ से मुझे ए डी लेना होगा, ए डी की वैल्यू मुझे पता नहीं। यहाँ से मैं अगर बी सी लूँगा तो बी सी की लेंथ मुझे पता है, हाँ 10, तो यहाँ से मुझे क्या लेना होगा, बी डी, और बी डी की लेंथ मुझे पता है, हाँ 5। आगे आइए, यहाँ से मैं ए सी लूँगा, ए सी की लेंथ कितनी है, 40, तो वहाँ से मुझे क्या लेना होगा, ए बी की लेंथ कितनी है, x। तो इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, x की वैल्यू मेरी इन्हीं दोनों से निकल जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के। तो अगला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो कुछ ये है, ध्यान से समझिएगा इसको भी। इन्होंने बोला है कि आपके पास 2 पोल हैं और इन दोनों पोल की हाइट है a और b, और इनको इन्होंने जोड़ दिया। उसके बाद एक के टॉप को इससे जोड़ दिया और एक के टॉप को इससे जोड़ दिया। ये दोनों टावर a और b हैं, इनकी हाइट है, और इनको इन्होंने आपस में जोड़ दिया। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ये दोनों फुट हैं, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर आपके टावर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों तो हमारे परपेंडिकुलर होंगे ही। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसकी लेंथ अगर h है, इसकी लेंथ अगर h है, तो h की वैल्यू a और b के टर्म में क्या होगी। ठीक है, h की वैल्यू a और b के टर्म में क्या होगी, मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा। और हमें एक चीज़ और बता रखी है कि इन दोनों टावर के बीच की दूरी जो है वो कुछ p है। इन दोनों टावर के बीच की दूरी क्या है, p है, और टावर की हाइट क्या है, a और b, और जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से बेस या अर्थ की हाइट कितनी है, h। यहाँ तक कोई दिक्कत? और मैं अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पे x ले लेता हूँ, यहाँ पे y ले लेता हूँ, और ऊपर लिख देता हूँ कि p = x + y है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? अब आप मुझे बताइए, अगर ये चीज़ यहाँ पे नीचे गिर रही है तो ये भी परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब हमारा ये वाला अगर मैं ट्रायंगल पकड़ूं तो ये लाइन इसके पैरेलल है। कोई दिक्कत? अब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब अगर मैं इसे नाम दूं A, B, C, D, E और यहाँ पे नाम दे देता हूँ F, तो मैं बोल रहा हूँ कि ट्रायंगल ABC में मेरे पास FE जो है वो AB के पैरेलल है। अगर मेरा FE AB के पैरेलल है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि मेरे EC/AC की वैल्यू आपके FC/BC के बराबर होगी। कोई दिक्कत? अगर FC/BC के बराबर होगी और दोनों ट्रायंगल में मेरा एंगल C कॉमन है, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि FEC आपका BAC के सिमिलर है। अगर किससे सिमिलर है, SAS सिमिलैरिटी से, क्योंकि आपके
ये दोनों एंगल कॉमन और इनकी जो साइड है वो सेम रेशियो में बट रही है, सी ई अपॉन सी ए, सी एफ अपॉन सी बी, और आपका एंगल सी कॉमन। तो इसका मतलब एफ ई सी ट्रायंगल मेरा ए बी सी ट्रायंगल के सिमिलर है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? अगर दिक्कत नहीं है तो देखिए फिर, ये रहा हमारा ट्रायंगल, ये रहा एच, ये एक्स, ये वाई, ये ए, ये बी, ठीक है, और टोटल लेंथ हो गई ये पी। अब मैंने कौन से ट्रायंगल की आपको बात अभी बताई थी? ये वाले ट्रायंगल की, ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ किया था कि ये छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। कैसे प्रूफ किया था देख लीजिए आप, ए बी सी डी ई एफ। तो हमने क्या प्रूफ किया था कि एफ ई सी आपका सिमिलर है बी ए सी के। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो एंगल ई आपका एंगल ए के बराबर होगा, एंगल ई एंगल ए के बराबर, एंगल एफ एंगल बी के बराबर, एंगल एफ एंगल बी के बराबर, और एंगल सी दोनों में कॉमन। एस ए एस सिमिलैरिटी यहाँ पे मैंने लगा दी। तो इससे मुझे ये पता चला कि अगर मैं ई एफ की लेंथ लेता हूँ यहाँ से, ई एफ मेरा क्या है एच, तो यहाँ से मुझे ए बी की लेंथ लेनी होगी, कितनी है ए। अगर यहाँ से मैं सी एफ लेता हूँ, सी एफ की लेंथ कितनी है वाई, तो वहाँ से मुझे क्या लेना होगा बी सी की लेंथ कितनी है पी। कोई दिक्कत आपको? तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि कभी भी अगर हमें ट्रायंगल इस टाइप से दिए जाएं, ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं पे भी ऐसा डायग्राम आ जाए आप खट से इसको ऐसे ही कर दीजिएगा। अगर मुझे बोला गया है कि बी डी एफ सी के पैरेलल है, तो बिना सोचे समझे आप ये समझ लीजिए कि एंगल डी एंगल एफ के बराबर है, एंगल बी एंगल सी के बराबर है, और एंगल ए मेरा कॉमन है। तो इसका मतलब मेरा ये हुआ कि ए डी पी मेरा सिमिलर हो जाएगा किसके? ए एफ सी के। इसी चीज़ को वो आपको ऐसे करके दे देगा, ए बी सी डी। अगर डी ई आपका बी सी के पैरेलल है तो जो रेशियो ए डी अपॉन ए बी का आएगा, जो रेशियो ए ई अपॉन ए सी का आएगा, वही रेशियो आपके डी ई अपॉन बी सी का भी आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा ए डी ई जो है वो ए बी सी के सिमिलर है। चाहे तो आप इससे ये चीज़ निकाल के देख लो, आपकी यही आएगी। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर मैं उसमें केवल वही वाला ट्रायंगल लूँ और ये मुझे एच दिया है, ये मुझे वाई दिया है, ये मुझे एक्स दिया है, ये टोटल मुझे पी दिया है, और ये मुझे ए दिया है, तो मेरा ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, तो एच अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो गई? अगर मैं यहाँ से h ले रहा हूँ तो यहाँ से a ले रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ से y ले रहा हूँ तो बड़े वाले ट्रायंगल का मुझे क्या लेना होगा? p, क्योंकि मेरा a जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल में है। h अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन पी। अब आइए आप इस तरफ, अगर ये चीज़ ऐसे हो जाए, ये h है, ये b है, ठीक है, ये y है, ये x है, और ये टोटल हमारा p है। तो यहाँ से आप h अपॉन बी की वैल्यू निकालेंगे तो फिर आपका वही है कि ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो गया, तो h अपॉन बी का रेशियो क्या होगा? x अपॉन पी। क्योंकि यहाँ से आप छोटे वाले में से अगर x की वैल्यू लेंगे तो बड़े वाले में से आपको क्या लेना होगा? x प्लस वाई, जो आपको p दिया हुआ है। तो आपने देखा कि जो आपका ये डायग्राम था, जो कुछ इस टाइप से था आपका डायग्राम, और इसमें आपको जो वैल्यू दे रखी थी वो कुछ ये दे रखी थी, h a b x y, और ये टोटल p।
तो मैंने आपको क्या क्या प्रूफ करवाया? पहले मैंने प्रूफ करवाया h/a की वैल्यू y/p के बराबर है, और दूसरा मैंने प्रूफ करवाया h/b की वैल्यू x/p के बराबर है। और कैसे प्रूफ करवाया ये चीज़ हम अभी पीछे देखते हुए आ रहे हैं। अब देखिए, आप ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ph की वैल्यू ay के बराबर और pH की वैल्यू xb के बराबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो आपको पता चल गया कि मेरे pH की वैल्यू ay के बराबर है और मेरे pH की वैल्यू xb के भी बराबर है। ठीक है, तो पहले वाले से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो मेरी क्या निकलेगी? pH/a। दूसरे वाले से मैं अगर x की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी? pH/b। ठीक है, तो देखिए आपके x की वैल्यू आ गई pH/a और हमारे y की वैल्यू आ गई pH/b। तो x प्लस वाई हम कर देते हैं। तो x प्लस वाई आप करेंगे तो pH आपका कॉमन निकलेगा, अंदर आ जाएगा आपके पास 1/a प्लस 1/b। x प्लस वाई हमारा किसके बराबर था? अगर आप डायग्राम याद होगा आपको तो p के बराबर था। तो p इक्वल टू pH 1/a प्लस 1/b। pH पूरा इधर जाके, क्योंकि ये इंटू में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/h इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको h की वैल्यू पूछता है कि ab/a प्लस b के बराबर है, और ये दोनों चीज़ एक ही है। डायग्राम आपके पास ये था, देखिए मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। कुछ ये डायग्राम था आपका, ये h है, ये a है, ये b है। बस इतनी चीज़ आपको दे देगा और बोलेगा इनकी टोटल डिस्टेंस p है। तो p के लिए ये आपने x लिया और ये y लिया। कैसे प्रूफ करना है ये आपने पीछे देख लिया। कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत? तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि वो आपको क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है। ये 3 दे देगा, ये 5 दे देगा, ये टोटल डिस्टेंस 10 दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपने अभी प्रूफ करते हुए देखा कि हमारा ये जो x है, मान लीजिए ये h ही है, तो h की वैल्यू किसके बराबर थी? ab/a प्लस b। तो इसका मतलब 3 × 5/3 + 5 आप कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो कितना होगा? 15/8। क्वेश्चन की रेंज कैसे बन सकती है, हम क्वेश्चन किस किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, इस सारी चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि अगर कभी भी इस टाइप से डायग्राम दिया रहे और ये आपका ये और ये परपेंडिकुलर हो और ये भी परपेंडिकुलर हो, ये h हो, ये a हो, ये b हो, और ये टोटल डिस्टेंस आपकी मान लीजिए x और y मिलाकर b है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे h/a की वैल्यू y/p के बराबर है और मेरे h/b की वैल्यू x/p के बराबर है। ऐसा क्यों हुआ ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। a b c d e f, जो पहली वाली चीज़ मेरी निकली है वो मेरी निकली है CEF इज सिमिलर टू CAB। ये ट्रायंगल मैंने सिमिलर प्रूफ किया और उससे मैंने निकाल लिया। और जो दूसरा वाला मेरा निकला है उसमें मैंने BEF इज सिमिलर टू BDC, इससे मैंने दूसरा वाला निकाला। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई? तो ऐसे आपको क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपने अच्छे से समझ लिया। आइए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो कुछ इसके ऊपर आता है, इस आकृति के ऊपर। यह आकृति भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पास और इसे समझना हमारे लिए भी इतना अनिवार्य है। ये आकृति आपके सामने है और ये A है,
ये सी है, ये एफ है, नहीं ये जी है, ये डी है, ये ई है, ये सी है और ये बी है। कुछ ये आकृति आपके सामने आएगी और आपको इसमें एंगल बी ए सी की वैल्यू 90 बोल रखी है सीधे। ये एंगल आपका कितना है? 90। इसके अलावा भी आपको कुछ दे रखा है। आपको उन्होंने ये भी बोल रखा है कि डी ई एफ जी आपका एक स्क्वायर है। स्क्वायर है तो इसका मतलब ये लेंथ इसके बराबर, ये लेंथ इसके बराबर और ये वाले एंगल सारे के सारे 90। स्क्वायर का मतलब ही यही होता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको दे रखी है। आपको एक ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, उसके अंदर डी ई एफ जी एक स्क्वायर दे रखा है और एंगल ए की वैल्यू 90 दे रखी है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है ये आप समझिए, ध्यान से समझिएगा। हमें प्रूफ करना है ए जी एफ इज सिमिलर टू डी बी जी, और दूसरा हमें प्रूफ करना है ए जी एफ इज सिमिलर टू ई एफ सी, और तीसरा हमें प्रूफ करना है डी बी जी इज सिमिलर टू ई एफ सी। और बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा, हम इस क्वेश्चन को यहीं से करने की समझने की कोशिश करते हैं। ए जी एफ मेरा ट्रायंगल ये रहा और डी बी जी मेरा ट्रायंगल कुछ ये रहा। ठीक है, और मैं सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा डी ई एफ जी एक स्क्वायर है तो इसका मतलब मेरी ये लाइन इसके पैरेलल होगी, इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा। कौन सा एंगल? एंगल जी जो है वो एंगल बी के बराबर होगा और एंगल एफ जो है वो एंगल सी के बराबर होगा। समझ रहे हैं आप? पैरेलल है तो इसका मतलब ये वाली लाइन गई और आपके ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए और ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब देखिए, क्या मेरा एंगल ए एंगल डी के बराबर है? एंगल ए मेरा 90 है और एंगल डी भी मेरा 90 है, क्योंकि 90 90 180 होता है। तो डी बी जी में भी मेरा एंगल डी 90 है, प्रूव हो गया। आगे देखिए, क्या एंगल जी मेरा एंगल बी के बराबर है? एंगल बी ये रहा, एंगल जी ये रहा, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, हमारे बराबर हो गए। डबल ए सिमिलैरिटी, तीसरा प्रूफ करने की ही ज़रूरत नहीं है, आपने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों आपके सिमिलर है। दो एंगल अगर आप किसी ट्रायंगल के बराबर प्रूफ कर देंगे तो आपका वो एंगल वैसे ही सिमिलर हो जाएगा, वो ट्रायंगल। दूसरा आइए आप ए जी एफ और ई एफ सी पर। ए जी एफ में मेरा एंगल ए 90 है और ई एफ सी में मेरा एंगल ई 90 है। एक एंगल मैंने बराबर दिखा दिया। एंगल एफ मेरा एंगल सी के बराबर है, ये रहा एंगल एफ और ये रहा एंगल सी। दो एंगल सिमिलर, इसका मतलब ये ट्रायंगल भी आपका सिमिलर प्रूफ हो गया। आगे देखिए, हमने अभी देखा कि ए जी एफ आपका डी बी जी के सिमिलर है और ई एफ सी के सिमिलर है। अगर ये ट्रायंगल इन दोनों के सिमिलर है तो डी बी जी भी आपका ई एफ सी के सिमिलर होगा। तीसरा अपने आप प्रूफ हो गया। अब जब आपका इस ट्रायंगल में ए जी एफ बी डी ई सी, जब आपने ये प्रूफ कर दिया कि आपका डी बी जी ई एफ सी के सिमिलर है, तो अब आप मुझे बताइए, क्या आप ये नहीं प्रूफ कर पाएंगे डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ई सी? क्या ये आप प्रूफ कर पाएंगे? बताइए। देखिए, हम सबसे पहले जो ये ट्रायंगल हमने अभी सिमिलर प्रूफ किया, इससे हम जो चीज़ लिखते हैं वो समझने की कोशिश करिए आप। बी डी अपॉन ई एफ इक्वल टू बी जी अपॉन एफ सी इक्वल टू जी डी अपॉन
EC। अब आप देखिए पहले तो BD और EC कहाँ मिल रहा है, ये रहा BD और ये रहा EC, तो इसका मतलब हमें इससे काम नहीं है, हमें इन्हीं दोनों से काम है। अब हमें दिया है EF और GD और हमें DE स्क्वायर निकालना है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि EF और GD को इंटू करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, DE स्क्वायर मिलना चाहिए, क्योंकि BD और EC तो हमारा इंटू करने पे आ रहा है, EF और GD करने पे हमें DE स्क्वायर मिलना चाहिए। अब देखिए आप, क्या मेरा EF DE के बराबर है? हाँ, मेरा अगर ये स्क्वायर है तो चारों साइड बराबर होती है, तो EF मेरा किसके बराबर हो गया, DE के। क्या मेरा GD DE के बराबर है? हाँ, मेरा GD भी DE के बराबर है क्योंकि स्क्वायर है, तो आपका प्रूव हो गया DE स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू EC। तो ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपने देखे और समझे कि ये किस तरीके से होते हैं। इन क्वेश्चनों की PDF फाइल भी मैं इसके अंदर डाल दूंगा, तो आपका काम यही है कि इन्हें अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों की मदद से वो आपको कभी भी कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। हमने इतने डायग्रामों के बारे में जानकारी ली और ये कैसे सिमिलर होते हैं इनके बारे में हमने देखा। ठीक है, तो आपका काम बस यही है कि इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से आप समझिए, और हम आगे अभी और लेक्चर इनके ऊपर लाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर, जिसमें हम और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो आपका काम यही है कि आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूव हुई थी इसको भी समझ लीजिए। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। और लास्ट एक डायग्राम हमने और देखा था, अगर आपको ध्यान ना हो तो मैं बता देता हूँ, ट्रेपीजियम, जिसके अंदर हमने ABO को DCO के सिमिलर प्रूफ किया था। और इसके अंदर भी वो आपको क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से बना के देता है, कोई वैल्यू आपको दे देगा और आपसे बोलेगा x की वैल्यू निकालो, CO की वैल्यू निकालो। तो आप जब सिमिलर प्रूफ कर लेंगे तो इसके रेशियो निकाल कर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप इसे ध्यान से पढ़िए और आगे भी हम इसी टाइप से लेक्चर लाएंगे जो आपको सच्ची में बेनिफिशियल होंगे, केवल अभी ही नहीं, आगे चलने पे भी, जहाँ पे हम इन चीज़ों को देखेंगे कि ये हर जगह पे अप्लाई होते हैं। अगर आप आगे चल के सरफेस एरिया और वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ फ्रस्टम मिलता है, और फ्रस्टम को जब आप आगे की तरफ जोड़ते हैं तो आपको कुछ ये वाली आकृति मिलती है। तो ये जो आकृति है आपके सामने, इस आकृति को भी आप सिमिलर प्रूफ करके निकालते हैं, क्योंकि आपकी DF लाइन BC के पैरेलल है, तो आपका ADF ABC के सिमिलर हो जाता है और उससे आप ये हाइटें निकालते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, लेकिन आपका काम बस यही है कि अच्छे से इन लेक्चरों को आप तैयार करिए और अच्छे नंबर लाके अपना और अपने घर वालों का नाम ऊंचा करिए। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।